संविधान में आज हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची जिसका टाइटल है भाषाएं। इसमें वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में इस अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। बीच बीच में अन्य भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है और आज कुल संख्या इनकी 22 है। तो 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं इस समय हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। समय समय पर भाषाओं की संख्या इसमें बढ़ती गई। अब कौन कौन भाषाएं कब कब इसमें जुड़ी हैं उसको अगर देखा जाए तो पहले 14 भाषाएं थीं, आज 22 हो गई। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत एक भाषा को जोड़ा गया। 1967 में ये संशोधन हुआ, सिंधी को, यानी 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को इसमें जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 15 ये हो गई, 3 ये हो गए, 18, 4 ये हो गई, 22, कुल 22 भाषाएं हो गई। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इस प्रकार कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हो गई। अब इन 22 भाषाओं को याद रखने का जो तरीका, एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि हम अल्फ़ाबेटिकली इन भाषाओं को याद रखें। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। ABCD EFG HIJK LMNOP QRSTU PWXYZ से कोई भाषा है नहीं। तो A से असमिया, B से 2 भाषाएं हैं, बांग्ला और बोडो। B से 2 भाषाएं हैं, बांग्ला और बोडो। C से कोई भाषा नहीं है। D से डोंगरी। E से कोई भाषा नहीं है। F से कोई भाषा नहीं है। G से गुजराती है, H से हिंदी। I से कोई भाषा नहीं है। J से कोई भाषा नहीं है। K से कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। J से कन्नड़, कोंकणी और कश्मीरी। कन्नड़, कोंकणी और कश्मीरी। L से कोई भाषा नहीं। M से 4 भाषाएं हैं, मराठी, मलयालम, मणिपुरी और मैथिली। ठीक। N से नेपाली, O से ओडिया, P से पंजाबी, QR से कोई भाषा नहीं। S से
सिंधी, संथाली और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत। संस्कृत टी से 2 भाषाएं हैं, तमिल और तेलुगु। तेलुगु, ठीक। यू से उर्दू। ये कुल 22 भाषाएं हैं। अब 22 में कहीं भी अंग्रेजी नहीं दिख रही है, तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वो सारी भाषा हैं। अंग्रेजी का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगर कोई प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन किसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो अंग्रेजी अगर दिखता है तो आंख मूंद के उसको आप लगा दीजिए, ठीक। अब इस 8वीं अनुसूची में भाषाओं को कैसे शामिल किया जाए, इसका मानदंड क्या हो, तो इसका कोई मानदंड नहीं है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने संबंधी कोई भी स्थापित मानदंड नहीं है। यह बात भारत सरकार ने भी स्वीकार की है। ढेर सारी भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई मानदंड नहीं है कि जिससे उनको परखा जाए। वो राजनीतिक लाभ और नुकसान के आधार पर भाषाएं अगर शामिल होंगी। अब भाषाओं की जो बात है, भारत में भाषाओं संबंधी विवाद राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में भी स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात से ही रहा है। स्वतंत्रता के पहले हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ये समझ में आया कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का हम गठन करते जाएं तो सैकड़ों राज्य बनेंगे और प्रशासकीय असुविधा उत्पन्न होगी, भौगोलिक असुविधा उत्पन्न होगी, क्योंकि इसलिए भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इसके लिए सबसे पहले 1948 में धर आयोग, एस के धर, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, उनकी अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दे दी। जून 1948 में आयोग गठित हुआ, दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसमें साफ साफ कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तभी फिर दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी बनी। जेबीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 लोग इसमें थे। इन लोगों की कमेटी ने भी ये कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए जन भावना का आदर करना चाहिए। अगर इस तरह की व्यापक कोई मांग उत्पन्न होती है, उठती है, तो उस पर विचार करना चाहिए। अब इसी सिफारिश को लेकर मद्रास राज्य का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, जिसे हम आंध्र प्रदेश कहते थे, उस आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी लोग थे, जो कि आंध्र महासभा के माध्यम से एक अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग कर रहे थे, उन लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया और पोट्टी श्री रामल्लू आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका निधन हो गया आमरण अनशन पर रहते हुए ही। तब यह आंदोलन और उग्र हो गया। तब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को 1953 में आंध्र प्रदेश नाम से एक तेलुगु भाषी राज्य के गठन की घोषणा करनी पड़ी। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला भाषाई आधार पर बना राज्य था आंध्र प्रदेश। फिर अन्य राज्यों ने भी ये मांग, अन्य भाषाई समुदाय ने भी ये मांग तेज कर दी, क्योंकि अगर आंदोलन करने से अगर राज्य बन रहा है तो आंदोलन किया जाए। तब इस समस्या से निजात के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली, रिटायर्ड न्यायमूर्ति फजल अली। इसमें हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर 2 सदस्य भी थे। के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां
संविधान संशोधन हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, जिसके तहत राज्यों की जो 4 श्रेणियां थीं, ए बी क ख ग घ, उन श्रेणियों को समाप्त करके 2 श्रेणियां बनाई गई, राज्य और संशासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 संशासित प्रदेश बने। तो ठीक, तो इस तरह से भाषा संबंधी विवाद रहा है। भारत में सांप्रदायिकता का एक कारण भी भाषा रहा है, उर्दू और हिंदी को लेकर। तो उसकी बातें हम लोग इतिहास में करेंगे। अब संविधान में भाषा संबंधी जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, तो भाषाओं की लिस्ट दी गई है। राजभाषा टाइटल से एक अलग भाग ही है संविधान में, भाग 17। भाग 17 राजभाषा टाइटल से एक अलग भाग ही है, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद है। 343 से 351 तक अनुच्छेद इस भाग में है। 343 कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन और फिर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन। संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पश्चात एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। उस आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। और इसी में कहा गया कि वो जो राजभाषा आयोग बनेगा उसमें एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं सबका प्रतिनिधित्व करने वाला एक एक सदस्य उसमें होगा। तो 8वीं अनुसूची का उल्लेख 2 अनुच्छेदों में हुआ है। एक तो अनुच्छेद 344 जिसमें राजभाषा के गठन संबंधी बात की जा रही है, और दूसरा अनुच्छेद 351 जिसमें हिंदी के विकास की बात की जा रही है। संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी के विकास के लिए कार्य करे। तो 351 में इसका उल्लेख हुआ है, और 344 अनुच्छेद 344 और 351 में 8वीं अनुसूची का उल्लेख हुआ है। तो 343 कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन 15 वर्ष तक, संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी में कामकाज होते रहेंगे जैसे पूर्व में होते थे। फिर 344 कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। यह बताएगा कि हिंदी में कामकाज कैसे शुरू किया जाए। जो हमारी अंक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंक जो है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 2 3 4 ये वाला है, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला नहीं, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है अंकों का, इसको अपनाया जाएगा। तो वह जो राजभाषा आयोग बनेगा उसमें 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, यह बात कही गई। 345 कहता है कि राज्यों की राजभाषा क्या होगी। राज्य हिंदी को अपनी राजभाषा बना सकते हैं या उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली अन्य भाषाओं में से किसी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकते हैं। 345 के बाद 346, एक राज्य से दूसरे राज्य, संघ और राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा क्या होगी। एक राज्य दूसरे राज्य से अगर पत्राचार कर रहा है तो उसकी भाषा क्या होगी। संघ अगर किसी राज्य से पत्राचार कर रहा है या राज्य संघ से पत्राचार कर रहा है तो उसकी भाषा क्या होगी। तो उसमें कहा गया कि संघ की जो राजभाषा है वही भाषा पत्राचार की भाषा होगी, लेकिन अगर 2 राज्य आपस में समझौता करते हैं कि हम लोग हिंदी में अपना पत्राचार करेंगे तो हिंदी में अपना पत्राचार कर सकते हैं। 346 ये बात कहता है। 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उस भाषा को चाहता है कि इस भाषा को शासकीय मान्यता दी जाए। तो ऐसे में राष्ट्रपति को जब यह आभास हो जाता है कि किसी राज्य के एक बड़े भाग में बोली जाने वाली भाषी लोग उस राज्य को शासकीय भाषा की मान्यता दिलाना चाहते हैं तो वैसा निर्देश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। 348 में कहा गया कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और विभिन्न जो विधेयक हैं, अधिनियम है राज्य की या संघ विधायिका की, तो इनकी भाषा क्या होगी। यह बात 348 में कही गई कि 348 में यह बात बताया गया कि उनकी भाषाएं क्या होंगी। 349 में बताया गया कि भाषा से संबंधित विविध अधिनियमों संबंधी विशेष उपबंध कि अगर 15 साल के पहले अगर कोई अधिनियम इस तरह के बनता है कि अंग्रेजी को हटा के हिंदी किया जाए
तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी। ठीक। 350 में यह कहा गया कि जनता अपनी व्यथा निवारण के लिए किस भाषा का प्रयोग करे। अगर आप किसी अधिकारी को से कोई पत्राचार कर रहे हैं तो उसके लिए आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे। तो उसमें जो भी राज्य या संघ में जो भी भाषा प्रयोग की जाती है उसमें से किसी भाषा में आप पत्राचार कर सकते हैं। अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस भाषा को हम नहीं जानते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसका अनुवाद कराए, उसको समझे। आप किसी भी राज्य और संघ में जो भाषा प्रयोग की जा रही है उसमें से किसी भी भाषा में पत्राचार कर सकते हैं अपने व्यथा निवारण के लिए। 351 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चों के उनमें मातृभाषा में शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। फिर 350 ख में ये कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो भाषा है उसके लिए एक अलग विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और 351 में कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए संघ क्या करेगा। संघ का ये कर्तव्य हिंदी का विकास करना, और हिंदी के विकास के लिए कैसे क्या किया जाएगा। तो उसमें भारत में जितने भी जो 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से, संस्कृत से, हिंदुस्तानी से विभिन्न जो शब्द लिए जा सकते हैं उन सभी शब्दों को लेकर हिंदी को समृद्ध बनाया जाएगा। ठीक। हिंदी के रूप में परिवर्तन के बगैर, रूप में हिंदी के रूप और प्रकृति में परिवर्तन किए बगैर इन भाषाओं की शब्दावलियों से शब्द आदि लेकर हिंदी को समृद्ध बनाने का कार्य किया जाएगा। यह संघ का कर्तव्य होगा। 351 में यह बात कही गई। 344 के तहत जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ, उस राजभाषा आयोग के गठन 5 वर्ष पश्चात होना था। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1955 में वो राजभाषा आयोग गठित हो गया। और उस राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ, राजभाषा आयोग जो पहला राजभाषा आयोग जो गठन हुआ 344 में कहा गया कि 5 वर्ष पश्चात, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पश्चात और तत्पश्चात 10 वर्ष, यानी उसके 10 वर्ष पश्चात फिर राजभाषा आयोग का गठन होगा। तो राजभाषा आयोग 1955 में बना। इसके अध्यक्ष थे जे.बी. खरे इसके अध्यक्ष थे। और इसके सदस्य 8वीं अनुसूची के जितनी भी भाषाएं थी उन भाषाओं के सभी लोग इसके सदस्य थे। ठीक। इसके बाद राजभाषा आयोग का जब गठन हो गया तो फिर इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन होना था। संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ। संयुक्त संसदीय समिति यह 30 सदस्यों से गठित होती है, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत की अध्यक्षता में यह संयुक्त संसदीय समिति गठित हुई। 1965 में फिर राजभाषा आयोग का गठन होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। राजभाषा आयोग का गठन नहीं हो पाया। संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पश्चात, तत्पश्चात 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन होना था, लेकिन वो आयोग गठित नहीं हो पाया। तो ऐसे फिर 1963 में राजभाषा अधिनियम बना। 1963 में राजभाषा अधिनियम बना और इस अधिनियम में कहा गया कि एक संसदीय समिति का गठन होगा जो हिंदी के विकास की समीक्षा करेगी। तो ये सारी बातें हम लोग राजभाषा संबंधी राजभाषा जब करेंगे तो उसमें करेंगे। अब 8वीं अनुसूची जो है, इस 8वीं अनुसूची का महत्व क्या है। महत्व हमने देखा 351 में जो हिंदी के विकास के लिए जो काम किया जाएगा उसमें इन भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आधिकारिक भाषाएं हैं, संघ के जो कार्यकलाप हैं इन भाषाओं में होंगे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपनी जो परीक्षाएं आयोजित कराता है वह इन 22 भाषाओं में पेपर तैयार करता है। आप किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं।
22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग और संघ के अन्य जो कार्य हैं वो इन 22 भाषाओं में हो सकते हैं। ठीक, अब भारत सरकार ने भाषा संबंधी एक और निर्णय लिया है, और वो निर्णय ये लिया है कि शास्त्रीय भाषाओं की बात की गई है 2004 में। 2004 में शास्त्रीय भाषाओं की बात की, शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को घोषित किया गया, फिर 2005 में संस्कृत को, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और 2014 में उड़िया। उड़ीसा जो है, उड़िया पहले ये उड़िया था, लेकिन 96वें संविधान संशोधन के तहत ये नाम परिवर्तन हुआ। उड़िया को 96वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ओडिया कर दिया गया। ठीक, तो ओडिया ये 6 2014 तक भाषाएं थीं जिन्हें सांस्कृतिक भाषा की मान्यता दी गई। 2024 में इसमें 5 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। 2024 में इसमें 5 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया और बंगाली या बंगाली। ठीक, तो अभी कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है 11। अब शास्त्रीय भाषा का मानदंड क्या है? संस्कृत मंत्रालय ये कहता है कि वो ऐसी भाषाएं जिनका इतिहास 2000 से 1500 वर्ष पहले का रहा हो। इन भाषाओं के पास मौलिक जो साहित्य विरासत है वो है एक समृद्ध मौलिक साहित्यिक विरासत जिन भाषाओं के पास हो, और जिनका इतिहास 2000-1500 वर्ष पहले का हो, और इनमें ज्ञान ग्रंथ जो अभिलेख आदि हैं, जो कविताएं हैं, वो दूसरे भाषा समुदाय से न ली गई ज्ञान ग्रंथ इनमें शामिल हो। तो ये 3 मानदंड शास्त्रीय भाषा के लिए रखे गए हैं। शास्त्रीय भाषाओं का महत्व क्या है? क्योंकि ये ऐसी भाषाएं हैं जिसमें भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है, जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, वो इन भाषाओं में समाहित है। जैसे तमिल, आप संगम काल से देख रहे हैं तमिल साहित्य। संस्कृत जो कि भारत की सबसे पुरानी भाषा है, वो वेदों से लेकर संपूर्ण जो वैदिक ग्रंथ हैं वो इसमें रचित किए गए। उसके बाद लोक संस्कृत की परंपरा शुरू हुई। विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास से संबंधित हैं, विभिन्न विधाओं से संबंधित हैं, वो संगीत से संबंधित हो या वास्तुशास्त्र से संबंधित हो, वो सभी ग्रंथों की रचना संस्कृत में हुई। तेलुगु की भी वैसे ही परंपरा रही है, कन्नड़ की भी परंपरा वैसे ही, मलयालम, ओडिया, मराठी, प्राकृत में ढेर सारे अभिलेख हैं। जो भारत का प्राचीन इतिहास है, वो जो ऐतिहासिक काल है, वो प्राकृत के माध्यम से। पाली, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन इसी माध्यम से किया जा सकता है। असमिया और बंगाली, इस तरह से जो शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को सजाए हुए हैं। अब यह हो सकता है कि इनका वर्तमान स्वरूप उस स्वरूप से थोड़ा सा भिन्न हो गया हो, तो इसलिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें भारत सरकार ने कहा है कि हम 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी इसमें शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में घोषणा करेंगे। एक तो राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र और दूसरा महर्षि वादरायण सम्मान। तो 2 पुरस्कारों की राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र और महर्षि वादरायण सम्मान। तो ये 2 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। साथ में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि 3 विश्वविद्यालयों को, 3 संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2019 में दिया, जिसमें भारतीय संस्कृत संस्थान जो दिल्ली में है, लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ, इन तीनों को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई है।
भारतीय भाषाओं की समृद्धि के लिए विशेषकर ये जो शास्त्रीय भाषा है, इसके लिए मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई है। केंद्रीय शास्त्रीय भाषा संस्थान स्थापना कहाँ की गई है? मैसूर में। ठीक। भारत सरकार ने परियोजना अस्मिता के माध्यम से ये उद्देश्य रखा है कि 22,000 पुस्तकों को प्रकाशित कराने का उसका उद्देश्य है, जो विभिन्न ये शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित जो प्राचीन ग्रंथ है उनको प्रकाशित कराया जाए, जिससे वो प्राचीन ग्रंथ लोगों तक पहुँचे, लोगों की रुचि उसमें हो और अपने सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति, क्योंकि ये जो 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है, ये भारत की सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्त करती हैं। क्योंकि विभिन्न भाषाओं के साथ हम भाषाई समरसता रखते हुए भारत के नागरिक हैं, हम एक हैं, तो ये 8वीं अनुसूची हमारी सामाजिक संस्कृति को इंगित करती है, हमारी एकता में जो अखंडता का जो इतिहास है उसको इंगित करती है।